रणवीर ने दी थी आपत्तिजनक टिप्पणी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हल्द्वानी दौरे पर हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में होंगे शामिल। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में होंगे शामिल। 10A की अध्यक्षता में होगी कार्यक्रम में शामिल। सीएम धामी समेत मंत्री और विधायक भी मौके पर मौजूद। बड़ी खबर हल्द्वानी से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हल्द्वानी दौरा होना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में होंगे शामिल। जनता और एमएलए से फीडबैक लिया जाएगा और 10A की अध्यक्ष भी होंगे कार्यक्रम में शामिल। सीएम धामी समेत मंत्री और विधायक भी मौके पर रहेंगे मौजूद। सीएम धामी समेत मंत्री और विधायक भी लेंगे हिस्सा। हल्द्वानी दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में होंगे शामिल। जनता और एमएलए से फीडबैक लिया जाएगा और 10A की अध्यक्ष भी होंगी कार्यक्रम में शामिल। बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हल्द्वानी दौरे पर है। 38वें नेशनल गेम्स का समापन समारोह आज हल्द्वानी के गोलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इस समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। अमित शाह हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार समापन समारोह में पहुंचेंगे। तिकोनिया से लेकर हल्द्वानी स्टेडियम तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जगह जगह स्वागत किया जाएगा। अगले नेशनल गेम्स मेघालय राज्य में आयोजित होने हैं और केंद्रीय गृह मंत्री मेघालय के मुख्यमंत्री को नेशनल गेम्स का फ्लैग भी सौंपेंगे। अड़तीसवें नेशनल गेम्स समापन समारोह होना है और जहां पर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत भी करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री को फ्लैग भी सौंपेंगे और लगातार शिरकत करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह, जिसके बाद में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और 38वें नेशनल गेम्स का समापन समारोह भी होना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री को फ्लैग भी सौंपेंगे। 38वें नेशनल गेम्स का समापन समारोह शामिल होगा, जिस दौरान सीएम धामी पहुंचेंगे। तो उत्तराखंड शासन से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, जहां पर आईएएस मीनाक्षी सुंदरम का हुआ है प्रमोशन। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, 2001 बैच के आईएएस मीनाक्षी सुंदरम बनेंगे प्रमुख सचिव। सरकार ने प्रमोशन का दिया आदेश। सीएम धामी के चहेते अधिकारियों में से एक है मीनाक्षी सुंदरम। समय से पहले मिला प्रमोशन का तोहफा। बड़ी खबर, जहां पर आपको बताते चले कि उत्तराखंड में 3 प्रमुख सचिव हैं और आरके सुधांशु और एल तनई भी प्रमुख सचिव हैं। बड़ी खबर, 2001 बैच के आईएएस रह चुके हैं और सरकार ने प्रमोशन का आदेश भी जारी कर दिया है। सीएम धामी के चहेते अधिकारियों में से एक हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, समय से पहले प्रमोशन का तोहफा दिया है। अब उत्तराखंड में भी 3 प्रमुख सचिव हैं, आरके सुधांशु और एल तनई भी प्रमुख सचिव हैं। सरकार ने प्रमोशन का आदेश भी जारी किया है। सीएम धामी के चहेते हैं सुंदरम। आपको बताते चलें कि यहां पर अब उन्हें आईएएस मीनाक्षी सुंदरम का प्रमोशन हो गया है और आपको बताते चले कि सीएम के काफी खास और करीबी माने जाते हैं। आईएएस मीनाक्षी सुंदरम का अब प्रमोशन भी हुआ है और साथ ही आपको यह भी बता दें कि 3 और सचिव बने हैं।
राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भव्य समापन समारोह होगा, जिसमें खेल प्रतिभाओं के साथ कला और संस्कृति के रंग भी देखने को मिलेंगे। गृह मंत्री के दौरे से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पहुंचे तैयारियों का जायजा लिया और इस दौरान सीएम ने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है और समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह का सान्निध्य मिल रहा है। वहीं सीएम ने सभागार में अधिकारियों की बैठक लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर कोई अन्य तैयारी, समापन समारोह को भव्य बनाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आईटीआई पार्क देहरादून स्थित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में वन अग्नि नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि सभी विभाग समन्वय के साथ में कार्य करें, इसके लिए ये मॉक ड्रिल आयोजित किया गया है। और चीफ ऑब्जर्वर डीआईजी दुर्गा बहादुर ने बताया कि वन अग्नि पर नियंत्रण के लिए संयुक्त रूप से आयोजित इस मॉक ड्रिल में 6 जनपदों में 16 स्थान चिन्हित किए गए हैं और वन अग्नि के कारण कई परिस्थितियों का किस तरह का समाधान करना है, रिस्पांस टाइम कम करने और वन अग्नि को रोकने के लिए जन सहयोग और अन्य प्रभावी उपायों पर मॉक ड्रिल की गई है और इन अनुभवों के आधार पर आगे की कार्य योजना तैयार की जाएगी। मॉक ड्रिल है बहुत अच्छा रहा है। ये सभी संस्था इसमें जुड़ा हुआ है। इसमें सशस्त्र सीमा बल एसएसबी भी इस एक्सरसाइज में जुड़ा है। जो आप जानते हैं कि नेपाल बॉर्डर में जितने भी एक्सेस है एसएसबी डिप्लॉय है और मैक्सिमम बीओपी जो हम बोलते हैं बॉर्डर आउटपोस्ट है वो फॉरेस्ट एरिया में फॉल करता है। तो आज के जो एक्सरसाइज जो उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो इन्होंने मतलब फॉरेस्ट फायर के अंतर्गत इन्होंने मॉक ड्रिल रखा है, तो ये बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा। इस एक्सरसाइज में मुझे चीफ ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पे एनडीए में के द्वारा राज्य में आपदा और वन विभाग मिलकर मॉक ड्रिल का आयोजन किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें पूर्ण सहयोग किया गया और ये कहा गया कि मॉक ड्रिल एक्चुअल में कराइए आप, जो एक्चुअल जैसे लगे, ताकि जब भी हमें कभी आपदा आती है तो किस तरह से कार्रवाई करनी है उस तरह से रियल में हम कर सकें। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, देखा आपने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा समय दिया हमको और आपको ब्रीफ किया, एक एक चीज के बारे में बताया। हमारा प्रयास होगा कि आपदा की स्थिति में हम जिस प्रकार से मॉक ड्रिल में काम कर रहे हैं उसी प्रकार से वास्तव में आपदा आने पर सब विभाग मिलकर स्थानीय जन समुदाय को लेकर, मीडिया को साथ में लेकर हम आपदा का मुकाबला करेंगे और आपदा के प्रभाव को कम करने की। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं और परीक्षाओं को लेकर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड के सचिव ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों के साथ इसकी तैयारियों को लेकर बैठक की है और इस बार टिहरी गढ़वाल जिले में सबसे अधिक केंद्र 135, जनपद चंपावत में सबसे कम केंद्र 42 बनाए गए हैं। बोर्ड परीक्षा की तैयारियों पर शिक्षा महानिदेशक झरना कामठान ने भी बताया कि विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। बच्चों के प्री बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं। इसके अलावा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए बच्चों को तनाव मुक्त परीक्षा देने की अपील की गई है। ये परीक्षा मध्य एकल पाली में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगी। दिव्यांग बच्चों के लिए के प्रति घंटा 20 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। परीक्षाएं नकल विहीन एवं पारदर्शिता से कराना बोर्ड की प्राथमिकता रहेगी। खबर रुड़की से है, जहां पर पुलिस ने खानपुर से विधायक उमेश कुमार के खिलाफ सिविल लाइन कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल उमेश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल को चेतावनी भी दी है कि यह मामला 26 जनवरी की घटना से जुड़ा है, जब पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने खानपुर विधायक के कार्यालय पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी।
घटना के बाद दोनों पक्षों में बयानबाजी का सिलसिला जारी रहा। उमेश कुमार ने एसएसपी को कथित रूप से धमकी दी थी। पुलिस ने इस बयान को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उमेश कुमार ने कहा था कि भगवानपुर में उनके खिलाफ कार्रवाई गलत की गई है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी, उनके समर्थकों को परेशान न किया जाए। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अराजकता का रंग नहीं देना चाहते। डोभाल जी से मैं कहना चाहता हूं, जिले के कप्तान से, कि डोभाल जी आपने हम पर एक पक्षीय कार्रवाई की, आपने जबरदस्ती हम पे मुकदमा लगाया, आपने हम पर गुंडाई दिखाई, हमने कुछ नहीं कहा। हम चुप रहे क्योंकि हम बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे, हम उस बात को खत्म करना चाहते थे, हम उसको कोई सामाजिक अराजकता का रंग नहीं देना चाहते थे। मेरे मुंह से किसी ने बिरादरी की बात सुनी नहीं होगी, लेकिन जब बिरादरी की बात आती है तो कहीं भी हो, चाहे वो पूर्व में रहता हो, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, अपनी बिरादरी के लिए हर आदमी खड़ा होता है। डोभाल जी से मैं कहना चाहता हूं, जिले के कप्तान से, कि डोभाल जी आपने हम पर एक पक्षीय कार्रवाई की, आपने जबरदस्ती हम पे मुकदमा लगाया, आपने हम पर गुंडाई दिखाई, हमने कुछ नहीं कहा। हम चुप रहे क्योंकि हम बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे, हम उस बात को खत्म करना चाहते थे, हम उसको कोई सामाजिक अराजकता का रंग नहीं देना चाहते थे। मेरे मुंह से किसी ने बिरादरी की बात सुनी नहीं। तो बड़ी खबर इस वक्त की 38वें नेशनल गेम्स का समापन समारोह पर बड़ी खबर है, जहां पर रेड, ब्लू और पर्पल कार्ड से होगी स्टेडियम में एंट्री। बिना कार्ड कोई एंट्री नहीं मिलेगी और एंट्री के लिए कार्ड और वाहन और पास लाना बेहद जरूरी। वीआईपी को रेड और मीडिया को ब्लू कार्ड जारी किया गया है। वीआईपी और साथ ही मीडिया को वाहन पास भी जारी है और पर्पल कार्ड धारक शटल सेवा से पहुंचेंगे स्टेडियम। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको बताते चलें कि आज समापन होना है 38वें नेशनल गेम्स का और इसको लेकर रेड, ब्लू और पर्पल कार्ड को जारी किया गया है और उसके बिना अब एंट्री नहीं दी जाएगी। दरअसल वीआईपी और मीडिया को वाहन पास भी जारी किया गया है और पर्पल कार्ड धारक शटल सेवा से पहुंचेंगे स्टेडियम। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर 38वें नेशनल गेम्स का समापन समारोह पर बड़ी खबर है। रेड, ब्लू और पर्पल कार्ड से होगी स्टेडियम में एंट्री। बिना कार्ड कोई भी एंट्री नहीं मिलेगी। वीवीआईपी और मीडिया को वाहन पास भी जारी किया गया। पर्पल कार्ड धारक शटल सेवा के जरिए पहुंचेंगे। तो एक और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, छोटा रामपुर में हुआ बड़ा सड़क हादसा। ब्रेजा कार और लोडर विक्रम की हुई टक्कर, दोनों वाहनों की चपेट में आया ऑटो रिक्शा और घटना में 6 लोग गंभीर हो गए हैं, साथ ही गंभीर घायल हुए हैं और घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। ओवरटेक होने की वजह से वाहन भिड़े थे। छोटा रामपुर में बड़ा हादसा हुआ। ब्रेजा कार और लोडर में टक्कर हो गई, दोनों वाहनों की चपेट में ऑटो रिक्शा आ गया है और घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज लगातार जारी है। बड़ी खबर छोटा रामपुर से, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। ब्रेजा कार और लोडर विक्रम की टक्कर के बीच में दोनों वाहनों की चपेट में ऑटो रिक्शा आया है। घटना में 6 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल भी भेज दिया गया है। उनका इलाज लगातार अस्पताल में जारी है। दरअसल ओवरटेक होने की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। दोनों वाहनों की चपेट में ई रिक्शा आ गया, जिसके बाद में यह बड़ा सड़क हादसा हो गया है और वहीं राहगीरों की मदद से तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज लगातार जारी है। छोटा रामपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ये स्कूल बस गई है एक अंदर, ये स्कूल बस है या कोई कंपनी की बस है। इस बस ने ना इंडिकेटर दिया ना ब्रेक मारी, ये सीधा अंदर को चल दिया। अंदर को चलने के बाद जो है उधर से यूटिलिटी आ रही थी, वो हमारे ऊपर पलटा। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें कुछ नहीं पता। उसके बाद नंबर याद होगा, फोन दे दो। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
उद्योगों और उद्यमिता को बढ़ावा देने में अग्रणी राज्य उत्तराखंड ने अपने मजबूत नेतृत्व और अभिनव प्रयासों के बलबूते स्टार्टअप के क्षेत्र में स्थापित की हैं कई मिसाल। प्रदेश को एक बड़े स्टार्टअप हब में बदलने की दूरदर्शी सोच के साथ साथ राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने हेतु मार्च 2023 में नई स्टार्टअप नीति लागू की गई है। स्टार्टअप की फंड तक आसान पहुंच बनाने और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग के अवसर मुहैया कराने के साथ साथ जनपद स्तर पर लोगों में स्टार्टअप के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है। मौजूदा समय में राज्य में 1100 से अधिक स्टार्टअप कारोबार कर रहे हैं, जिनमें से 15 इंक्यूबेटर हैं। हमें स्टार्टअप उत्तराखंड से मार्केटिंग ग्रांट मिला था INR 5 लाख का, जो कि काफी ही हमारे लिए गेम चेंजिंग साबित हुआ। Thanks to the state of Uttarakhand for providing us or rendering us the endless support to run this entire ecosystem. इनमें से 50 से अधिक स्टार्टअप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। 5 वर्ष में 1000 स्टार्टअप के विकास को प्रोत्साहन, प्रत्येक जिले में कम से कम एक इंक्यूबेटर, उत्तराखंड वेंचर फंड यानी UVF की स्थापना, जिला नवाचार समिति की स्थापना, उद्योग अकादमिक सहयोग को सक्षम बनाना। नई स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप्स के लिए 12 माह तक 20,000 रुपए तक के मासिक भत्ते, 12,50,000 रुपए तक एक मुश्त सहायता जैसे वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान है। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक की IPR भुगतान और निशुल्क इंक्यूबेशन सहायता भी उपलब्ध है। साथ ही 3 लाख रुपए तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर प्रोत्साहन और 1 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत सहायता का भी प्रावधान है। नई स्टार्टअप नीति से रोजगार को मिला विस्तार, उद्यमिता को बढ़ावा दे रही उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पर जिले में पिछले 1 साल के भीतर 2 गुफाओं की खोज करने वाले 42 साल के युवक तरुण मेहरा ने गुफाओं के बारे में विस्तार पूर्वक हमारे संवाददाता प्रदीप मेहरा को जानकारी दी है। तरुण मेहरा ने बताया कि मुवानी के पास में गोबराड़ी गांव में नदी से लगी 400 मीटर ऊंची पहाड़ी पर गुफा रूपी सुरंग मिली है और सुरंग रूपी गुफा के अंदर एक महल, शिवालय जाने का रास्ता सहित दूसरी ओर गुफा नदी की ओर निकल रहा है। इस गुफा को कत्यूरी और चंद्र राजाओं के शासनकाल से जोड़ी जा रही है। कालांतर में भारत तिब्बत पैदल मुख्य मार्ग होने पर भी संकेत देते हैं और साथ ही सुरंग रूपी गुफा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कुछ समय पहले बेरीनाग नगर क्षेत्र में तरुण मेहरा के द्वारा गुफा खोजी गई थी, जिसमें चित्रकारी मिली है। गुफा के दीवारों में विशेष रंग से ऐतिहासिक काल की रंग पेंटिंग की गुफा में प्राचीन ओखली मिली है और गुफा में जाने के लिए आपको बताते चले कि कोई रास्ता नहीं होने के कारण रस्सी के सहारे जाकर गुफा में पहुंचे। आगे क्या कहा सुनाते हैं आपको। टूरिज्म अगर डिपार्टमेंट इसमें थोड़ा सहयोग करता है तो यहाँ पे एक ऐसा स्पॉट डेवलप हो सकता है एडवेंचर एक्टिविटी का, कि इसको हम एक क्लाइंबिंग स्पॉट, इसके इन जगहों को ना छेड़ते हुए बाकी आजू बाजू में इसमें क्लाइंबिंग ट्रेनिंग सेंटर बना सकते हैं और यहाँ पे टूरिस्ट आकर के एक्टिविटी करेगा। एक काफ़ी अच्छा एक डेस्टिनेशन जो कि नई तरह के क्राउड को यहाँ पे खींचने में मदद कर सकता है। ये ज़रूर हो सकता है। यहाँ पे परेशानियों से भरा हुआ ये दरअसल पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र के गांव बच्चा बस्ती का है और जहां से प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया और प्यार में जीने मरने की कस्में खाकर जिंदगी साथ बिताने का सपना सजोकर प्रेमी युगल घर बसाकर जिंदगी बिताना चाहते थे, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। दोनों प्रेमी युगल एक दूसरे से जुदा होना नहीं चाहते थे, लेकिन अलग बिरादरी में होने के कारण परिवार के लोगों को उनका साथ रहना मंजूर नहीं था, जिसके बाद दोनों ने आत्मघाती कदम उठाया। दोनों प्रेमी युगल ने 9 फरवरी के दिन गांव के बाहर एक ईख के खेत में जाकर जहर खा लिया, लेकिन इस बार को यहां भी एक साथ बुलाना मंजूर नहीं था, जहां पर युवती मनु के इलाज के दौरान मौत हो गई। वह प्रेमी अभी भी झबरेड़ा के प्रज्ञा अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है।
वहीं मृतका के मां ने भी प्रेमी पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जहर देकर मारने का आरोप लगाकर पुरकाजी थाने में कार्रवाई की मांग की है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। पंद्रह फरवरी से शुरू होने जा रहे शारदीय कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। यात्रा को लेकर पुलिस ने ट्रैफिक रूट को डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है। एसएसपी प्रमेद सिंह डोभाल ने भी आपको बताते चले कि अधीनस्थों को कांवड़ मेला सही तरह से कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था सही रखने की हिदायत दी। एसपी सिटी पंकज गौरेला ने बताया कि मेले के लिए सभी जगहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर से आने वाले वाहन नारसन, मंगलौर, कोर कॉलेज, ख्याति ढाबा, गुरुकुल कांगड़ी, शंकराचार्य चौक से होकर अलकनंदा, दीनदयाल, पंत द्वीप और चमगादड़ टापू पार्किंग में भेजे जाएंगे। बीते दिनों की गई कैबिनेट की बैठक में धामी मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसी क्रम में प्रदेश में हाल ही में हुए सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सड़क सुरक्षा नीति को भी स्वीकृत कर दिया गया, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना। इस नीति को सड़क दुर्घटनाओं के दृष्टिगत महत्वपूर्ण बताते हुए संस्कृति राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि निश्चित तौर पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकना सरकार का लक्ष्य है और इसी को देखते हुए इस नीति को लाया गया है। इस नीति के तहत सड़क दुर्घटनाओं में अवश्य कमी लाई जाएगी। रूप से जिस प्रकार से कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता के साथ समय समय पर हमने ट्रैफिक नियमों के पालन हेतु अनेक जो हमारे जो ट्रैफिक दल हैं वो बनाए हैं और कहा है स्पीड को कृपया स्पीड जो ब्रेकर भी हैं और साथ में हमने ये भी कहा है कि जो एक जांच भी की जाती है कि उस तय सीमा से अधिक आपकी जो गाड़ी जो चलती है वो नहीं चलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो अनियमितता होती है उसके दुष्परिणाम हमको देखने में आते हैं। खास तौर से युवा शक्ति जो है युवा जो हैं उनके माध्यम से ये जिस प्रकार से दुर्घटनाएं जो आ रही हैं और बहुत ही दुखद है सच में। बहुत इसको देखकर बहुत ही गंभीरता के साथ अब इनके ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाएगा। उसके लिए कठोर जो नियम है वो नियम बनाए गए हैं, उन यातायात के नियमों का पालन करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को उत्तराखंड के हार्सिल मुकबा क्षेत्र के दौरे पर आ सकते हैं, जिसे देखते हुए शासन प्रशासन के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल उत्तराखंड में इन दिनों शीतकालीन यात्रा चल रही है, जिसको देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी और चारधाम के तीर्थ पुरोहित ने पीएम नरेंद्र मोदी को शीतकालीन यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया था। माना यह भी जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास स्थल पर मुकबा पहुंच सकते हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से पीएम के दौरे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि पीएम सिर्फ उत्तराखंड का दौरा करते हैं, उन्हें यहां की जनता से कोई लगाव नहीं है। बार बार ये बातें होती हैं कि नरेंद्र मोदी जी को उत्तराखंड से विशेष लगाव है, तो ये मुझे समझ नहीं आता। जब भी कोई चुनाव सामने आते हैं ये लगाव तभी क्यों बढ़ जाता है। बिल्कुल देखिए, मुकबा हो, हर्षिल हो, वो हमारे पर्यटन स्थल है और वहाँ पे कई जो है पर्यटक आते हैं। अब मोदी जी को अगर इतना ज़्यादा उत्तराखंड से लगाव है तो अभी जो है बजट पेश किया है केंद्र की सरकार ने, और हर बार जो है प्रदेश की सरकार डबल इंजन की बात करती है, लेकिन हर बार जो है उत्तराखंड के हाथ खाली रह जाते हैं। ग्रीन बोनस के नाम पे पिछले 10 सालों से आप प्रदेश की जनता को जो है गुमराह करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन बोनस उत्तराखंड के लिए कितना महत्वपूर्ण है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।